Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 8 computer chapter number 7. Class 8 computer chapter number 7. So, the name of the chapter is multimedia. Name of the chapter is multimedia. So, read the chapter carefully because it is the most important chapter. तो क्या चैप्टर का नाम है? मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो शब्द है वो आपके इंग्लिश शब्द से यानी कि अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है, वो भी दो शब्दों से मिलकर के। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है मल्टीमीडिया? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है मल्टी और दूसरा है मीडिया। यानी मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी तथा मीडिया। तो मल्टी का अर्थ क्या होता है? मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध। मल्टी का अर्थ बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टी का अर्थ बहु या विविध तथा मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। यानी कि मल्टीमीडिया एक वह माध्यम होता है जिसके द्वारा यानी कि जिसके माध्यम से जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ को विविध प्रकार के माध्यमों से यानी कि विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जैसे टेक्स्ट आपका यानी कि रिटर्न वाला जो वर्क होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि को इकट्ठा करके एकत्रित करके यानी संयोजन करके दर्शकों यानी कि देखने वालों को, श्रोताओं यानी कि सुनने वालों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि मल्टीमीडिया एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देखने वाले तथा सुनने वालों तक संदेश पहुंचाया जाता है। यानी कि वो कोई कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है तथा कोई भी वीडियो हो सकता है। तो संभवतः पहले की बात करें अगर हम, तो संभवतः पहले तो अखबार ही पहला जनसंपर्क का माध्यम था। यानी कि जब पहले ये मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं होता था तो सर्वप्रथम जनसंपर्क का माध्यम क्या होता था? न्यूज़पेपर, जिसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग 1895 में मार्कोनी ने बेतार रेडियो संदेश भेजा था। यानी सर्वप्रथम मल्टीमीडिया का प्रयोग किसने किया? मार्कोनी ने। और कब किया? 1895 ने किया। उन्होंने पहले बेतार बिना तारों के रेडियो संदेश भेजा था। हम लोग कुछ भी देखते हैं या किसी से फ़ोन पर बातें करते हैं, सुनते हैं ना, उनकी आवाज़ आ रही है तो क्या आवाज़ तारों के सहारे आती है? नहीं। ये कैसे आती है? एक तरंगों के जरिए आती है, जो कि रेडियो तरंगे होती हैं, जो माइक्रोवेव टाइप की होती हैं। हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब वगैरह से, वो भी हम कैसे देखते हैं कि हमें वो सामने दिखाई देती हैं या हमें पहले से वो तो पहले से ही पड़ी होती है ना, तो वो भी हम वीडियो ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। तो उनका प्रयोग मल्टीमीडिया का प्रयोग मार्कोनी ने बिना तारों के रेडियो से संदेश भेजा था। फिर उसके बाद 1901 में यानी कि 1901 में टेलीग्राफ का प्रयोग रेडियो के द्वारा शुरू हुआ। फिर रेडियो के द्वारा टेलीग्राफ का प्रयोग शुरू हुआ और आज भी रेडियो तरंग ऑडियो प्रसारण में प्रयोग हो रहा है। यानी कि ऑडियो तरंग जो हम लोग ऑडियो सुनते हैं वो भी चल रहा है। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है मल्टीमीडिया क्या है, यानी व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है? तो 20वीं शताब्दी के मध्य में पर्सनल कंप्यूटर के आंकड़ों को संग्रहित रखने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आया, लेकिन विजुअल इफेक्ट का स्तर केवल टेक्स्ट और साधारण ग्राफों को बनाने तक ही सीमित था। इस तरह के पर्सनल कंप्यूटर मोनोमीडिया के नाम से ही जाने जाते थे। पिछले अनेक वर्षों से मल्टीमीडिया चलन में है, जहां दृष्टि और आवाज़ को मिलाकर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। टेक्स्ट, ग्राफो, एनिमेशन और आवाज़ के मिलने से मल्टीमीडिया इफेक्ट तैयार किए जाते हैं और उनका प्रयोग बेहतर संचार कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि सर्वप्रथम मल्टीमीडिया का प्रयोग जो होता है सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए ही तक ही सीमित था, लेकिन आज के समय में मल्टीमीडिया के प्रयोग से हम लोग टेक्स्ट, ग्राफ, एनिमेशन तथा आवाज़ को मिलने से मल्टीमीडिया इफेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो इनका प्रयोग संचार कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि बात अपनी आवाज़ को या अपनी वीडियोज़ को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो है मल्टीमीडिया के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता। यानी मल्टीमीडिया जो हम प्रयोग करेंगे तो किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो कौन से हैं? तो पहले लिखा हो हार्डवेयर रिक्वायर्ड ऑफ मल्टीमीडिया। तो कौन कौन से हैं? कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया को बनाने और प्रस्तुति के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं।
यानी कि जिन जिन कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। यह दिखाता है कि पर्सनल कंप्यूटर मल्टीमीडिया पीसी मार्केटिंग काउंसिलिंग के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड पर चलने में सक्षम है। तो मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिस्ट में लिखा हुआ है प्रोसेसर। आपका फर्स्ट क्या है? प्रोसेसर। तो मल्टीमीडिया पीसी को कम से कम पेंटिनियम 1 होना आवश्यक है, क्योंकि इन कंप्यूटरों की बड़ी मात्रा में आंकड़ों को हार्ड डिस्क से मॉनिटर या स्पीकर की ओर लाना और ले जाना होता है। पहला क्या होना चाहिए? प्रोसेसर, जिसके जरिए हार्ड डिस्क से मॉनिटर या स्पीकरों की ओर लाना और ले जाना होता है। नेक्स्ट आपका मेमोरी। तो मल्टीमीडिया पीसी यानी कि मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर को बड़ी मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे कम से कम 512 MB मेगाबाइट की रैम की आवश्यकता होती है। यानी मेमोरी को सबसे कम MB यानी कम से कम 512 MB यानी 512 MB यानी मेगाबाइट की आवश्यकता होती ही है। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो मल्टीमीडिया पीसी को कम से कम 256 गीगाबाइट यानी कि 256 GB की हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है, जो कि स्टोरेज क्षमता को यही संभालती है। तो सबसे हार्ड डिस्क जो है वो 256 GB से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मॉनिटर। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर को हाई रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदुओं से आकृतियां बनती हैं। जितने अधिक बिंदु या पिक्सल होंगे रेजोल्यूशन यानी कि तस्वीर की गुणवत्ता उतना ही अच्छी होगी। यानी अब तक कि हमने क्या पढ़ा? तो सर्वप्रथम आपको क्या जरूरत होती है? प्रोसेसर, देन आफ्टर उसके बाद मेमोरी और उसके बाद हार्ड डिस्क। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर पहले ही बताया गया, CPU से प्रोसेसिंग डिवाइस यानी जो पे प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क और देन आफ्टर आया है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या काम करता है? छोटी छोटी पिक्चरों की आकृतियाँ बनती है जिसमें बहुत ही अच्छी तस्वीर की अच्छी गुणवत्ता होती है। नेक्स्ट है आपका साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कंप्यूटर अन्य साउंड इफेक्ट देता है और संगीत सुनाता है। यह माइक्रोफोन में एनालॉग संकेत लेकर उन्हें बाइनरी फाइलों में परिवर्तित करता है, तब इन फाइलों को स्पीकर, हेडफोन आदि की सहायता से बजाता या प्ले करता है। यानी साउंड कौन क्या करता है? ये कंप्यूटर से एनालॉग तथा बाइनरी भाषाओं को परिवर्तित आपके स्पीकर तथा हेडफोन में बजाता है। यानी बाइनरी भाषा को परिवर्तित करके आपके हेडफोन में इसे प्ले करता है। तो साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड यानी कि अधिकतर हर समय लगे होते हैं, जिसको हम लोग जहाँ पे हम लोग यानी कि हेडफोन है या माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है DVD राइटर। तो मल्टीमीडिया पीसी के लिए DVD राइटर की आवश्यकता होती है। DVD पर बहुत अधिक मात्रा में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। मल्टीमीडिया यानी कि DVD पर है अधिक मात्रा में आंकड़े यानी इकट्ठा किए जाते हैं। इन आंकड़ों में वॉइस, एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल है। DVD राइटर मल्टीमीडिया फाइलों को आदान प्रदान के लिए बना प्राथमिक माध्यम है। अब DVD क्या है? तो DVD है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये क्या करता है? आपके वॉइस यानी कि आवाज़ को, एनिमेशन को, ग्राफिक्स को या वीडियो को यानी कि एकत्रित करके आप अपनी मल्टीमीडिया फाइलों को आदान प्रदान कि इधर से उधर प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आपका स्पीकर। तो स्पीकर का प्रयोग संगीत सुनने और अन्य प्रकार के साउंड इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। स्पीकर सिस्टम में उपलब्ध साउंड कार्डों से जुड़े होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को ऑडियो में परिवर्तित करते हैं। यानी स्पीकर क्या होते हैं? ये आपके मॉनिटर के जरिए साउंड कार्डों से जुड़े होते हैं, जो कि साउंड कार्ड इनकी आवाज़ को परिवर्तित करके यहीं स्पीकर में देता है। नेक्स्ट है शिक्षा में मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। तो मल्टीमीडिया शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मल्टीमीडिया पीसीज ने परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बदलकर कई नए शिक्षा संस्थान खड़े किए हैं, क्योंकि अब मल्टीमीडिया आधारित शिक्षा विद्यार्थी को अपनी अपनी रफ्तार से निजी स्तर पर शिक्षा प्रदान करती है।
विद्यार्थी अब ग्राफिक्स और एनिमेशन और बेहतर प्रस्तुति से बेहतर ढंग में शिक्षा पा सकता है। यानी कि अधिकतर योग एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है ताकि बच्चों का मानसिक विकास है जो अधिक से अधिक अच्छा हो सके। अब प्रत्येक वस्तु या घटना के सभी पहलुओं को आसानी से समझाया जा सकता है, जो कि किताबों आदि को सहायता से दुर्लभ था। यानी कि पहले जब अभी आप जो किताबों में पढ़ते हैं वो आप उसका वीडियो यानी कि वीडियो के माध्यम से उसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया यानी कि मल्टीमीडिया इन इंटरटेनमेंट। तो मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने एक नए क्षेत्र कायम किया है। आजकल एक कलाकार टेक्स्ट, साउंड और वीडियो के मिलन से अपनी कृतियों को नए बुलंदों पर ले जा सकता है। मल्टीमीडिया क्रांति के साथ कंप्यूटर गेम्स को जोड़कर मनोरंजन में नए आयाम स्थापित किए हैं। यानी मल्टीमीडिया का प्रयोग आजकल सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आप लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा तो गेमिंग लोग यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी सारे सेटअप्स कर लेते हैं जिसमें कंप्यूटर पर जो खेलते हैं उनके साथ स्पीकर, हेडफोन प्लस काफ़ी सारे अटैचमेंट होते हैं जो मल्टीमीडिया के मनोरंजन के टाइप हैं। तो नेक्स्ट है विंडोज़ में मल्टीमीडिया टूल्स। तो विंडोज़ जो आपकी होती है उसमें मल्टीमीडिया टूल्स कहाँ होता है? तो विंडोज़ में मल्टीमीडिया के लिए अनेक प्रोग्राम हैं जो कि विंडोज़ के साथ जुड़े भाग हैं और विंडोज़ के साथ स्वतः चलते हैं। ये अधिकतर एसेसरीज़ में पाए जाते हैं और कुछ कंट्रोल पैनल में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पहला है आपका साउंड रिकॉर्डर, विंडो मीडिया प्लेयर एंड द साउंड। यानी कि ये आपके कंट्रोल पैनल में पाए जाते हैं। ये एसेसरीज यानी कंट्रोल पैनल में एसेसरीज में हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि साउंड रिकॉर्डर, विंडो मीडिया प्लेयर एंड द साउंड। तो जब आप विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं तो आप इन प्रोग्राम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार से ध्वनियों को निर्धारित करके विंडोज़ चलाने के समय और विंडोज़ बंद करने के समय इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। यानी कि जब आप विंडोज़ का यूज़ करते हैं तब इनका यूज़ कर सकते हैं। जब आप विंडोज़ को ओपन करते हैं या विंडो को क्लोज़ करते हैं तो आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो मल्टीमीडिया एनिमेशन, स्क्रीन पर बने चित्रों में लगातार बदलाव कुछ इस प्रकार से लाए जा सकते हैं कि ये तस्वीरें चलती फिरती प्रतीत हो। यानी कि हम तस्वीरों को भी या तस्वीरों को वीडियो ग्राफिक्स के जरिए चेंज कर सकते हैं जिससे लगे कि यह फ़ोटो नहीं बल्कि वीडियो है। तो एनिमेटेड क्रम में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जो फ्रेम कहलाती है। यह स्क्रीन पर तेज़ी से चलती है। गति का भ्रम पैदा करने के लिए प्रत्येक फ्रेम में कलाकार का चित्र अलग अलग अवस्था में बनाया जाता है और जब इन फ्रेमों को तेज़ गति से इकट्ठे चलाया जाता है तो हमें वह कलाकार चलता हुआ प्रतीत होता है। एनिमेटेड श्रृंखला में प्रत्येक सेकंड अनेक फ्रेमों को दिखाना होता है। अच्छे और व्यावसायिक रूप में पेश करने के लिए एनिमेशन के प्रत्येक सेकंड के लिए आपको कम से कम 30 फ्रेमों की या 30 फ्रेमों की आवश्यकता होती है। अगला कदम इन फ्रेमों को बनाने और इनमें रंग भरने का होता है। मल्टीमीडिया एनिमेटर इन चित्रों को स्कैनर की मदद से डिजिटल रूप में ले जाते हैं और फिर पेंट सॉफ्टवेयर की मदद से इनमें रंग भरते हैं। यानी कि ये कम से कम 30 चित्रों को एक जैसी बनाकर हल्के हल्के कुछ डिफरेंट बनाते हैं। अब जब उनमें साउंड कार्ड यानी साउंड एक कार्ड आता है उसे मूवमेंट करते तो ऐसा लगता है कि यह चित्र चल रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी एक गेम शब्द आता है उसमें भी आपने मूवमेंट अगर कागज़ होता है उसमें भी मूवमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है यह चित्र चलता हुआ प्रतीत होता है। सेम वही है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट। सो रीड द केयरफुली, क्योंकि ये आपके चैप्टर से जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मल्टीमीडिया पीसी को कम से कम पेंटियम 1 होना आवश्यक है। मल्टीमीडिया पीसी को कम से कम 512 MB की रैम की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया पीसी को 512 MB रैम की आवश्यकता होती है। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर को हाई रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर की आवश्यकता होती है। साउंड कार्ड एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कंप्यूटर अन्य साउंड इफेक्ट देता है और संगीत सुनाता है। यानी साउंड कार्ड क्या है? वह एक ऐसा अन्य साउंड इफेक्ट है जो देता है और आपके कानों में संगीत को सुनाता है। तो स्पीकर का प्रयोग संगीत सुनने और अन्य प्रकार के साउंड इफेक्ट
देने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विंडोज़ में मल्टीमीडिया के लिए अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विंडोज़ के साथ जुड़े भाग हैं। So your chapter is finished now and again read the chapter.